हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ 1 में। और ये है चैप्टर 3 अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स तो मैं समझा सकता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इसको आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि इसके न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो इसके कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊष्मा और ताप। और यहाँ से मैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ताप, ऊष्मा और ताप, ताप कैसे मापते हैं? कोई गर्म है तो तापमान ज़्यादा, ठंडा है तो तापमान कम, इससे हम नाप लेते हैं। लेकिन तापमान में जो है ना, कैसे? यहाँ पे देखिए एक बताया गया, ठंडा का बढ़ता हुआ स्तर, यानी कि ठंडा तापमान कम होते जाएगा। गर्मी का बढ़ता हुआ स्तर तो वो गर्म होते जाएगा, और जो बीच का जो पार्ट है उसको गुनगुना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी की तुलना में क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप भी है। तो यहाँ से ऊष्मा मापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ। फिर इसके बाद है तापमान के पैमाने। तो तापमान के टोटल 3 पैमाने हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का मान 273 होता है, और फ़ारेनहाइट का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के आधार पर देखिए यहाँ पे प्रथम तापमापी, जैसे कि मुझे निकालना हो, है ना, तो जैसे कि डॉक्टर द्वारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया है। तो सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए तापमान पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट, माइनस निम्नतम क्या होता है फ़ारेनहाइट का, 32 होता है। तापमान कितना दिया गया है, होता है टोटल हाईएस्ट उसका, है उच्चतम बिंदु, ये है 212 माइनस 32, फिर निम्नतम बिंदु बराबर द्वितीय तापमापी का तापमान क्या है, हमको किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो सी लिखेंगे, माइनस इसका न्यूनतम क्या होता है 0, और फिर उच्चतम क्या होता है 100 ऋण 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से सी का वैल्यू 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं ऊष्मा में। तो दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो उसको संपर्क में लाया जाता है तो तापमान घटकर एक दूसरे में समान हो जाता है, इससे बोलते हैं ऊष्मा का संचरण। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है उसमें ऊर्जा कहलाती है। उसमें ऊर्जा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा बढ़ाने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ऊष्मा घटाने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, फिर ऊष्मा ऊर्जा के मात्रक सीजीएस पद्धति में किलो कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है, याद रखिएगा। एसआई में इसका जूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊष्मा का संचरण, ठीक है, उच्च से निम्न की ओर जाता है। हालांकि ये तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले चालन, संवहन, विकिरण। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण है, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही मतलब क्रियाकलाप है इनके। तो चालन, ऊष्मा, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा, जैसे कि जब हम उसको गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए मैं उसी को बताने वाला हूँ। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। जब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीरोधी, कुचालक और चालक। ठीक है, ऊष्मारोधी में कोई भी चालकता नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए एमोनाइट, एस्बेस्टस, अधातु जो चीज़ होते हैं वो। फिर कुचालक, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता, जैसे कि लकड़ी और कांच। फिर उसके बाद है चालक, ऊष्मा का संचरण सरलता से हो देता है, जैसे कि धातु और जल जब हम गर्म करते हैं। ठीक है, फिर है संवहन। तो संवहन में देखिए, गैसों व द्रवों के ऊष्मा संचरण की जो दिशा है, जिन धाराओं से ये होता है, ये प्रक्रिया ऊष्मा संवहन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए एक चक्र है, देखिए हवा चक्र, गर्म हवा, ठीक है, ठंडी हवाएं, इससे एक चक्र के माध्यम से हमको दिखाया गया है दिन और रात में किस तरीके के चक्र होती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं विकिरण।
विकिरण द्वारा ऊष्मा और प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में ये क्या होती है, प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे कि आप धूप में किसी चीज़ को रख दो, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्मी के टाइम में तो और बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो रिलेटेड है यहाँ पे। देखिए, यदि विकिरण द्वारा किसी ऊष्मा तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर दी जाती है तो वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु के ताप पर, वस्तु के रंग और उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार। तो ऊष्मा के प्रभाव, ताप में वृद्धि के साथ किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा शोषित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है। ठंडा होने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें ऊष्मा बाहर निकलने लगती है तो ताप घटने लगता है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करने पर भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न ऊष्मा देनी पड़ती है। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि ऊष्मा समानुपाती होगा द्रव्यमान के। फिर उसके बाद है वस्तु के ताप परिवर्तन के भी समानुपाती होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Q समानुपाती m डॉट डेल टी। यहाँ पे S जो है एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ से मैं S का वैल्यू निकालूँ तो S इज इक्वल टू Q बटे में m डेल टी मुझे वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा परिभाषा है इसी का। विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद है आगे ऊष्माधारिता। ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा होता है ऊष्माधारिता का, और ऊष्माधारिता की इकाई जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऊष्मीय प्रसार है, तो ऊष्मीय प्रसार में ठोसों में ऊष्मीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक, यहाँ से हम जानेंगे किसी वस्तु की लंबाई में प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। इसे अल्फा में वृद्धि करते हैं। जैसे कि देखिए हमने किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, तो उसको हम इस सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई गुना ताप वृद्धि। ठीक है, सूत्र होता है ये डेल एल गुना डेल टी। ठीक है, लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुना प्रारंभिक लंबाई गुना ताप वृद्धि, ये है इसका फॉर्मूला। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप वृद्धि, बीटा डेल ए गुना डेल टी। ठीक है, डेल ए बराबर बी ए गुना डेल टी, मतलब वही है क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुना प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप में वृद्धि। ठीक है, फिर आयतन प्रसार गुणांक सेम वही रहेगा, आयतन बढ़ेगा, है ना। आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुना प्रारंभिक आयतन गुना ताप में वृद्धि। ठीक है, फिर है द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, तो ये 2 प्रकार के होंगे, आभासी और वास्तविक। ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गैसों में ऊष्मीय प्रसार ये है, नियत ताप पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है, और गुब्बारे में आयतन बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो गैस का दाब बढ़ता है। इसे गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, जैसे कि आपने कुकर में देखा होगा इसे। ठीक है, फिर भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि लोहे को अगर हम बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करें तो वो पिघल सकता है। जैसे बर्फ़ है ना, बर्फ़ तो बहुत ही आसान है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो द्रव बनने लगेगा। फिर उसके तापमान को हम 0 डिग्री सेल्सियस में ले जाएं पानी को, तो पानी क्या हो जाएगा, वापिस से बर्फ़ बन जाएगा, है ना, द्रव बनने लगे। मतलब ये बदलते रहता है, गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन जाएगा। इस तरह से
द्रव मतलब पानी के टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ये बहुत ही आसान है। फिर है पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ता, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये रिलेटेड है थोड़ा। ये 2 प्रकार के होते हैं, गलन की और वाष्पन की। एकांक द्रव्यमान में पदार्थों को ऊष्मा देने पर ठोस से द्रव में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया को दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वैसे ही वाष्पन एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली वाष्पन को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस गुप्त ऊष्मा को भी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो 11 मिनट का बना है लगभग, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो आप देखिएगा पहला, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे देखिए खाली स्थान में दूसरा, तीसरा, चौथा बार बार पूछा गया है। फिर है वहीं क्वेश्चन नंबर 4 गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, मोस्ट एमपी है। क्वेश्चन नंबर 5 गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने पर फूट क्यों जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा में दैनिक जीवन में 3 उपयोग। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता 11। फिर 12 ऊष्मा के संचरण के प्रकार और ऊष्मा के प्रभावों को हमारे दैनिक जीवन में जुड़े कुछ उदाहरण बताइए। जैसे कि गुब्बारे वाला उदाहरण मैंने बताया था, कुकर का बताया था, है ना। तो ये सब उदाहरण इसमें आ जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।